तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है। भाई सारा बेस ही फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पर बेस्ड है। साथ ही साथ चार्ज फ्लो का भी एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, रिवीजन कर लेंगे। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस होंगे, बेहतर तरीके से समझेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक रॉड है और ये रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ठीक है, इसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। हर एक पॉइंट का ओमेगा तो सेम होगा। जैसे जैसे रोटेशनल एक्सिस से आपकी दूरी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस हिस्से की वेलोसिटी अलग है, इस हिस्से की वेलोसिटी अलग है, इस हिस्से की वेलोसिटी अलग है। d∅dt का मतलब कि कितने फ्लक्स में चेंज आया। तो फ्लक्स में तो इतने में ही चेंज आ रहा है ना, इतने r रीजन में ही तो चेंज आ रहा है। तो कितना लिख देंगे, d/dt ऑफ phi का मतलब हो गया b × a। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। जी हाँ बच्चों, मैं अतुल शुक्ला आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं पेन किलर की इस सीरीज में। जिन बच्चों को नहीं पता है क्या है इस सीरीज में, उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूं। बेटा इस सीरीज में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मगर हो सकता है वो कुछ डिफिकल्ट हो या हो सकता है थोड़ा ट्रिकी, या इस तरह के जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम लोग इस सीरीज में ले रहे हैं। ये कोई वन शॉट सीरीज नहीं है, मतलब कि आपको पूरे चैप्टर में जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट पार्ट है उस पार्ट को हम लोग इस पोर्शन में कवर कर रहे हैं। ये सीरीज आपकी पीडब्ल्यू ऐप पर भी फ्री में अवेलेबल है, तो आप वहां पर भी जाकर जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड जो असाइनमेंट है वो आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप उस असाइनमेंट को भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले, यहां पर हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे, उसके थोड़े बेसिक पार्ट को समझेंगे थ्योरी के फॉर्म में, और फिर उन पर बेस कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जिनसे भी आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो सके। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है, इसका पहला लेक्चर है। और चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हम इसमें कवर करने वाले हैं। कुछ थ्योरी के माध्यम से और कुछ पार्ट जो है हम लोग क्वेश्चंस के फॉर्म में भी करेंगे। तो भाई इस आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं, भाई सारा बेस ही फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन पर बेस्ड है। तो सारा का सारा बेसिक तो वही पार्ट है जिससे अपन सारा कुछ कवर करेंगे। साथ ही साथ चार्ज फ्लो का भी एक बार कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, रिवीजन कर लेंगे। मोशनल इंड्यूस्ड ईएमएफ पर बेस्ड काफी क्वेश्चंस होंगे, तो वो कैसे अप्लाई करना है, एप्लीकेशन कैसे रहेगा, उसको क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को, और कैसे उसको अप्लाई करके काफी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी इजीली सॉल्व किया जा सकता है। इस चीज को हम लोग आज के इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को और बात करते हैं सबसे पहले एक क्विक रिवीजन के फॉर्म में। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन में हमको ये पता है कि जो भी जहां पर भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा, किसी भी कारण से आ सकता है। मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन हुआ है फाई से, जिसको हम लिख सकते हैं BA cos थीटा, ठीक है। तो भाई फ्लक्स में चेंज आने के लिए या तो फील्ड में चेंज आ जाए या एरिया में चेंज आ जाए, या जो एंगल है B और A के बीच का अगर उसमें चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, तो एक EMF इंड्यूस होगा। और वो EMF किस तरह से डिफाइन हुआ, दैट इज माइनस ऑफ d∅dt। तो जो भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होगी EMF की, वो जिस रेट से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके बराबर जो है बनती है। नेगेटिव साइन यहां पर लेंजेस लॉ को बताता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि EMF किस तरह का डेवलप हुआ है, किधर पॉजिटिव टर्मिनल बना है, किधर नेगेटिव टर्मिनल बना है। और फिर अगर सर्किट क्लोज है तो इंड्यूस्ड करंट भी डेवलप होती है, और वो इंड्यूस्ड करंट आई जो है वो सिंपली EMF जो आया आपका अपॉन जो भी सर्किट का रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो जाती है। तो इस चीज को हम लोग जो है क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, वहां से हम इसका एप्लीकेशन पार्ट को सीखेंगे, समझेंगे। साथ ही साथ अगर चार्ज फ्लो पूछा जाए कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, क्योंकि EMF डेवलप हुआ है तो उस दौरान जो है चार्ज भी फ्लो करता है, उस चार्ज फ्लो के कारण ही हम कह सकते हैं एक तरीके से EMF डेवलप हुआ। तो वो चार्ज फ्लो कितना होगा अगर हम फ्लक्स में चेंज करते हैं, तो दैट इज ΔΦ, मतलब फ्लक्स में जो चेंज हुआ है अपॉन रेजिस्टेंस। एक खास और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां देखने वाली है कि EMF जो आपका आ रहा है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि
टाइम रेट कैसा है, टाइम के साथ में फ्लक्स में चेंज ज्यादा तेजी से हुआ है या धीरे हुआ है, इस बात पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन चार्ज फ्लो वाली जो चीज है हमारी, वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड कर रही है कि फ्लक्स में टोटल चेंज कितना हुआ। चाहे वो फ्लक्स में चेंज धीरे धीरे हो रहा हो, चाहे वो फ्लक्स में चेंज अचानक से हुआ हो, दोनों ही केसेस में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो जो है वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी कभी कभी ये चीज पूछ ली जाती है। ईएमएफ इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। टाइम के साथ जल्दी से चेंज हो रहा है, कम टाइम में ज्यादा फ्लक्स चेंज हुआ तो भैया ईएमएफ की वैल्यू बड़ी आ जाएगी। ज्यादा टाइम लगा दिया, ये डेल्टा टी बहुत बढ़ा दिया, तो ईएमएफ की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मगर 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 भैया, अगर आपका चार्ज फ्लो कोई कहे तो वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि फ्लक्स में चेंज कितना हुआ है। इसके डेरिवेशन पार्ट को आराम से आप डिराइव कर सकते हैं, हम लोग डेरिवेशन पार्ट पर नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन में यूज होगा कहीं ना कहीं, तो इसलिए आपको क्विकली बता दिया। साथ ही साथ जो है मोशनल ईएमएफ का ये एक फार्मूला है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब है कि अगर कोई रॉड या कोई भी चीज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, तो क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और चार्ज पार्टिकल अगर फील्ड में मूव करेंगे तो उन पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये हम लोगों ने पिछले जो चैप्टर था उसमें इस बात को देखा भी था। क्यू वी क्रॉस बी का हमारा फोर्स आता है, उस फोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जो है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेशन होता है, जिसके कारण ईएमएफ डेवलप होता है। वो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आती है, दैट इज वी क्रॉस बी डॉट डीएल। और हम कह सकते हैं कि टोटल ईएमएफ अगर निकालना हो तो ईएमएफ ई हमारा लिखा जा सकता है वी क्रॉस बी डॉट एल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है हमारे पास, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ जाता है मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ बातें जो इस डायरेक्ट फार्मूले से हमें पता चल रही है वो ये कि अगर इफ v और l पैरेलल हो, ठीक है, v वेलोसिटी और जो भी लेंथ ऑफ कंडक्टर जा रही हो, ये भी लेंथ कौन सी ली जाती है, इफेक्टिव लेंथ लेते हैं। अभी हम लोग इसके कुछ केसेस देख लेते हैं। तो v और l अगर पैरेलल है या b एंड l पैरेलल हो गए, तो अगर ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं तो भैया आप जब इसको सॉल्व करोगे इस डॉट प्रोडक्ट को, तो ईएमएफ आपको क्या मिलेगा, इन दोनों ही कंडीशन में ईएमएफ आपको जीरो मिलेगा। यहां पर भी ईएमएफ आपको जीरो मिलेगा। सिंपल अगर आप वेक्टर की गणित से भी देखोगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जो है, अगर जो आ रहा है इसके साथ अगर डॉट बन रहा है और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो v क्रॉस b और l आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिससे कि ईएमएफ जीरो बन जाएगा। तो अगर वेलोसिटी लेंथ के डायरेक्शन में ही आ गई या मैग्नेटिक फील्ड लेंथ की डायरेक्शन में आ गया, तो जो है क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट जीरो बन जाए, मतलब इसका ओवरऑल रिजल्ट जो है वो जीरो बन जाएगा। साथ ही साथ और क्या हो सकता था, v क्रॉस b की कंडीशन पे भी अगर सोचो, तो v क्रॉस b की कंडीशन पर अगर हम कहें तो v और b भी अगर पैरेलल हो गए, हमारी एक कंडीशन और भी बन सकती है कि v पैरेलल हो गया b के, मतलब वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के भी पैरेलल हो गई, तो भी हमारा e क्रॉस b पहले ही ये v क्रॉस b जीरो हो जाएगा। तो ईएमएफ इस केस में भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बेटा ये जो हमने समझा है, ये हमने अभी मैथमेटिकल फार्मूले से समझ लिया है, ये तीन कंडीशन। थोड़ा इसको देख भी लेते हैं कि कैसे कैसे लिया जाता है और एल क्या लेना है, वी क्या लेना है, बी क्या लेना है, इस बेसिक को भी समझ लेते हैं। लेकिन पहले ये फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। देखिए, हम इसमें कुछ मेन बातों को करेंगे, लेकिन ये लेक्चर में फिर से बता देता हूं, उन बच्चों के लिए है जिनको थोड़ा इस चैप्टर का आइडिया है और वो अपने इस चैप्टर को और इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो हम लोग वो बहुत बारीक बातें, महीन बातें जो है उन पर डिस्कस करेंगे। खैर, देखते हैं इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है, इसके एप्लीकेशन पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने कहा कि यार मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ लग रहा है, ठीक है भाई, बी की दिशा ये है और रॉड हमारी यूं जा रही, ये रॉड है, ठीक है, तो रॉड का लेंथ का फॉर्म ये बन गया। और हमारे को ये कहता है कि भैया जो v है वो v इस तरफ है, मान लेते हैं v इस तरफ है,
तो अब अगर आप ध्यान दें तो सर ये जो ईएमएफ बनेगा, वोल्टेज बनेगा, आप इसको एज ए बैटरी यूज कर सकते हो। और कैसे बनेगा, कितना बनेगा, तो ये कैसे पता चलेगा? तो आप एक बात देखो, लेंथ आपका ये बन गया, लेंथ आपका ये बन गया, ठीक है, वी आपका ये हो गया और बी आपका अंदर की तरफ हो गया। V क्रॉस B से आपको यह अंदाजा लग जाता है कि ईएमएफ में पॉजिटिव टर्मिनल किधर बनेगा, क्योंकि इसको अगर मैं एक इक्विवेलेंट सर्किट में बनाऊं तो एक बैटरी के जैसा फॉर्म में मैं इस रॉड को बना सकता हूं, जो भी ईएमएफ डेवलप हुआ चार्जेस के मोशन के, मतलब रॉड के मोशन के कारण चार्ज मूव किया, चार्ज के मोशन के कारण चार्ज पे फोर्स लगा होगा, उसके कारण एक्यूमुलेशन हुआ होगा, पॉजिटिव निगेटिव। तो कहां पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है उसका हमें पता कैसे चल जाएगा? V क्रॉस B से। तो V क्रॉस B की जो डायरेक्शन है, V क्रॉस B की जो आपकी डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन आपको दे देगी, क्या दे देगी? साइन ऑफ, मतलब आपको दे देगी कि एक तरीके से बैटरी टर्मिनल जो आप बनाओगे, इंफॉर्मेशन, बैटरी टर्मिनल की इंफॉर्मेशन दे देगा, मतलब कि कहां पॉजिटिव बनेगा, कहां निगेटिव बनेगा। तो V क्रॉस B, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखा जाता है हम लोग ये पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं। जिन बच्चों को नहीं पता है वो जाके पीछे के 2 लेक्चर जरूर देखिए, वहां पर मैंने बिल्कुल बताया है कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डायरेक्शन कैसे देखते हैं। तो राइट हैंड से यूज करते हैं, V की तरफ फिंगर करते हुए, ये उंगलियां V की तरफ करेंगे और B की तरफ उंगलियां कर्ल होती हैं, तो अंगूठा बता रहा है इस तरफ। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि इस केस में इधर बनेगा अपना पॉजिटिव टर्मिनल और इधर बनेगा निगेटिव टर्मिनल। तो अगर मैं इसका एक इक्विवेलेंट बैटरी फॉर्म बनाऊं अपने सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो मैं एक बना सकता हूं यहां पर पॉजिटिव, यहां पर निगेटिव, और इस रॉड का अगर एक रेजिस्टेंस है कोई तो R, तो ये मेरा R हो गया। और कितना ईएमएफ बना, ये ईएमएफ की बात अगर कोई करे तो कितना बना, तो अगर मैं देखूं तो V क्रॉस बी और लेंथ मिलकर टोटल बनाएंगे, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। और तीनों अगर आपस में परपेंडिकुलर है, कैसे साहब? V इधर, B अंदर और L इधर। तो आप देखो, गौर करो, L ये, V इधर, B अंदर, तो तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। जब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो सीधे आप लिख सकते हैं BVL। तो ईएमएफ आपका BVL वैल्यू का बना, ठीक। और जैसे ही आप इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम इजी हो जाती है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। हम लोग कुछ क्वेश्चंस में देखेंगे। तो ये हमारा जो है एक तरीके से ईएमएफ बना, इस तरफ पॉजिटिव आया। सर ये कैसे पता चला? भैया V क्रॉस B थंब के उससे पता चल जाता है कि कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव बनने वाला है। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि भाई B इस तरफ है, ठीक है, और रॉड जो है ये पड़ी हुई है और ये V इस तरफ जा रही है, तो कितना इसके एंड्स पे कितना ईएमएफ डेवलप होगा अगर इसकी कोई बात कर ले? तो देखिए मुझे पहले ही दिख गया यहां पर कि L, या तो L वेक्टर ये बनेगा या ये बनेगा, दोनों में से कोई एक ही बनेगा। दोनों ही केसेस में अगर देखा जाए तो B और L की एक दिशा ही होगी, एक ही लाइन में आ गए। और अगर ये एक ही लाइन में आ गए तो ईएमएफ कितना आएगा इसके क्रॉस? इसके क्रॉस ईएमएफ जो आएगा वो 0 आ जाएगा। इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। वैसे भी अगर आप देखो तो भैया V वेक्टर ये रहा और B वेक्टर की तरफ कर्ल हुआ, तो V क्रॉस B है अंदर की तरफ, V क्रॉस B आ रहा है अंदर की तरफ, इसका रिजल्ट अंदर की तरफ आ रहा है। और V क्रॉस B अंदर की तरफ है और L वेक्टर ये इस तरफ पड़ा हुआ है, तो दोनों देखो, ये V क्रॉस B अंदर की तरफ, L वेक्टर आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो ईएमएफ 0 हो गया। दूसरा एक अंदाजा ये भी लगता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम एक जाल जैसा मान लें कि एक पूरा जाल बिछा हुआ है तारों का, तो हमें यह देखना होता है कि रॉड जब उस तार में मूव कर रही है, उस पूरे तार में मूव कर रही, कैसे मूव कर रही, मतलब मैंने माना कि पूरा ऐसे खूब सारे धागे बने हुए हैं मैग्नेटिक फील्ड के इस दिशा में लगे हुए, खूब सारी लाइंस ऐसे लगी हुई हैं, ठीक है। आप समझ लो कि महीन तार लगे हुए खूब सारे जिनकी दिशा इस तरफ है, तो वो B की डायरेक्शन हो गई। और अब एक रॉड है मेरे पास जिसकी कोई ये थिकनेस नहीं है और ये थिकनेस ऐसे कई सारे B लगे हुए हैं और ये रॉड यूं मूव कर रही है, तो क्या
क्या ये तार, इन जो वायर जिनको हमने एज्यूम सोचा है, एक जाल नेटवर्क पूरा जो बी का इस तरफ लगा हुआ है, क्या वो तार इस रॉड को कहीं कट कर पाएंगे? तो आप देखो कि इस रॉड के कोई टुकड़े नहीं होंगे। आप अगर एज्यूम करो यहाँ पे खूब सारे तार लगे हुए हैं और ये रॉड यू मूव कर रही है, तो इसकी और थिकनेस इसकी ये वाली चीज है नहीं, मतलब यहाँ पर ये थिकनेस है नहीं, तो लेंथ में कोई भी कट नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो किसी तरह का कोई ईएमएफ डेवलप नहीं होगा। तो एक वो भी अंदाजा लगता है, नहीं तो V क्रॉस B डॉट L से भी समझ में आ जाता है। साथ ही साथ किसी ने कहा कि सर इस तरह से जो है ये एक, मान लीजिए ये एक हमने लिया कि भाई ये रॉड इस तरह से है पूरी, और ये V वेलोसिटी से U जा रही है, और अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे, सॉरी हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो आप अगर एज्यूम करो, जो मैंने ये नया मेथड बताया आपको, कि भाई ऐसा खूब सारा बी लगा हुआ है ऐसे अंदर की तरफ, चारों तरफ पूरे में लगा हुआ है ना, ये बी ऐसा पूरे में है ना बी, और अगर ये ऐसा पूरा एक तार का जाल बिछा हुआ है और कोई रॉड यूं जा रही है, तो इसकी लेंथ खट 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 हर तार से कटती चली जाएगी। इसका मतलब ईएमएफ डेवलप होगा। और इस केस में कितना हो जाएगा? तो अगर इसकी लेंथ एल है तो भाई सीधे सीधे कहें तो बी वी एल, क्योंकि तीनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो बी वी एल होगा। और वी क्रॉस बी, वी इधर बी इधर, तो वी क्रॉस बी ऊपर की तरफ आ गया। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट देखोगे तो ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, कितने का लगा देंगे बैटरी? बी वी एल का। और अगर इसका कोई रेजिस्टेंस है तो वो रेजिस्टेंस भी डाल दो आर का। अब सोचो अगर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे थोड़ा एंगल पर आ गया और ये वी इस तरह से जा रहा है, अभी ये वी इस तरह से जा रहा है। अब एक बात तो ये भी देखना कि अब क्या होगा, तो जितना ईएमएफ पहले डेवलप हो रहा था अब उतना ईएमएफ नहीं डेवलप होगा। क्यों? जितना ज्यादा इसमें इस सिचुएशन में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लेंथ कट हो रही थी मैग्नेटिक फील्ड से, अभी उतनी उतने उतने तार उसको कट नहीं करेंगे। अगर यहां मान लीजिए 100 तार कट कर रहे थे, तो अब ऐसे जाने पर ऐसे मूव अगर कर रहा है तो कुछ 70 या 80 तार ही कट कर रहे होंगे। तो उसके कारण जो वो ईएमएफ हर छोटे टुकड़े में डेवलप हुआ है वो कम हो गया है। तो इस केस का एक तो तरीका यही है कि V क्रॉस B डॉट DL से आप देखो। दूसरा आइडिया ये लगता है क्वेश्चंस को करने के लिए कि इसकी जो फेसिंग लेंथ है, जो एक्चुअली उस मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रही है, वो फेसिंग लेंथ कितनी है। तो वो फेसिंग लेंथ अगर मान लीजिए देखें तो यहां पूरे में यूं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड पड़ा हुआ है, तो कितनी लेंथ है जो इस एक्चुअली इस मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रही है। तो फेसिंग लेंथ बेसिकली देखो आप, तो ये लंबाई है, ये वाली, ये एल डैश लंबाई है। अब ये एल डैश आपको डेटा निकल के आ जाता है। अगर इसकी लंबाई एल है, यहां पर ये एंगल मान लीजिए थीटा बना रहा है, तो ये एल डैश कितना हो जाएगा? तो हाइपोटेनस दिया हुआ है इस ट्रायंगल में भी, अगर मैं देख लूं हाइपोटेनस दिया हुआ है और अपने को परपेंडिकुलर चाहिए, तो कितना एल डैश हो जाएगा? तो एल डैश बेसिकली जो है वो एल साइन थीटा हो जाएगा। तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा? अच्छा होगा किधर? V क्रॉस B का इसी तरफ आ रहा है, तो ये हायर पे बनेगा, ये लोअर पे बनेगा, तो इधर प्लस इधर माइनस, मगर कितना ईएमएफ बनेगा? तो हम ये ईएमएफ बनेगा B V, और फेसिंग लेंथ जो है L डैश है, दैट इज L साइन थीटा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये पूरा समझना भैया, अगर पूरा साहब ऐसे ही हो गया, ऐसे टिल्ट होते होते पूरा ऐसे ही हो गया और अंदर की तरफ पूरा फील्ड लगा हुआ है और इसकी कोई थिकनेस नहीं है भाई, और ये इसी तरफ मूव कर रहा है, तो सोचो आप एक अंदाजे से, तो आप ये सोचो कि ऐसे अगर पूरा जाल बिछा हुआ है और ये यूं जा रहा है और थिकनेस यहाँ कुछ है नहीं, तो लेंथ तो कोई फेस कर ही नहीं रही है, लेंथ कोई फेस कर नहीं रही है, तो कोई भी लेंथ का कोई भी हिस्सा मैग्नेटिक फील्ड द्वारा कट नहीं हो रहा है, क्योंकि फील्ड यूं लगा हुआ है, जा यूं रहा है, और यहाँ थिकनेस है नहीं। तो भैया ईएमएफ कितना बनेगा इस केस में? ईएमएफ जो बनेगा इस केस में बन जाएगा 0। दोनों तरह से समझ में आनी चाहिए बात। V क्रॉस B डॉट DL से अगर देखें तो V क्रॉस B, एक चीज तो देखो यहां ऐसी दिख गई, L और V पैरेलल हो गए, L और V पैरेलल हो गए तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, हमने पहले ही बता दिया था आपको। नहीं तो आप ऐसे देख लो भैया, V इस तरफ है, B अंदर की तरफ है, V इस तरफ, B अंदर की तरफ, V क्रॉस B ऊपर की तरफ आ गया, V क्रॉस B इधर आ गया।
और v क्रॉस b अगर इधर आ गया और l वेक्टर ये बन गया तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर बन गए तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। कैसे भी करके आप देख सकते हो, तीन तीन तरीके आपको बता दिए हमने। पहली दिख गया v और l पैरेलल हो गए तो वैसे ही ईएमएफ जीरो हो गया। फेसिंग लेंथ नहीं आई तो ईएमएफ जीरो हो गया। v क्रॉस b dl देख के देख लो तो भी ईएमएफ जीरो हो गया। सारी बातें एक ही है, बस अलग अलग तरीके से नजरिए से हम लोग देख रहे हैं। तो ये एक मोशनल ईएमएफ का फंडा हो गया। इसी मोशनल ईएमएफ में जब कोई चीज सीधे ट्रांसलेटरी मोशन ना करके रोटेट कर रही हो तो भाई कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। तो यहां पर एक रॉड है और ये रॉड जो है वो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ठीक है, किसी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। हर एक पॉइंट का ओमेगा तो सेम होगा, v अलग अलग हो जाएगा क्योंकि जैसे जैसे रोटेशनल एक्सिस से आपकी दूरी बढ़ेगी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इस हिस्से की वेलोसिटी अलग है, इस हिस्से की वेलोसिटी अलग है, इस हिस्से की वेलोसिटी अलग है। तो सर अब आप बीवीएल नहीं रख सकते हो, पूरे पे अगर ईएमएफ निकालना है इसलिए नहीं रख सकते हो क्योंकि हर हिस्से की v अलग है, हर डीएल लेंथ पर v अलग है। पहले हर डीएल लेंथ पर v सेम ही हो रहा था जब ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा था। तो सर इसमें ईएमएफ कैसे निकलेगा, तो इसका ईएमएफ डिराइव होता है, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूं, वो ईएमएफ बनता है हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो इसमें याद रखना, हमेशा क्या याद रखना है कि साहब रोटेशनल एक्सिस से ही देखना है हमेशा दूरी जो भी लेनी है। तो जो भी दूरी लेनी है वो रोटेशनल, जहां से रोटेशन हो रहा है वहां से ही लेना है हमेशा। एल इफेक्टिव फेसिंग लेंथ वहां से ही बननी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और ओमेगा का इसलिए लिया कि हर एक पॉइंट का ओमेगा सेम होगा। तो ये ईएमएफ हुआ। सर कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव ये कैसे पता चलेगा, तो ये भी घूमने से पता चल जाएगा। अगर बी अंदर की तरफ है, समझ लेना, ये सब बातें पता होंगी तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। बी अंदर की तरफ है भैया, और ओमेगा ये होने का मतलब है कि इस तरह का कुछ वी रहा होगा। तो सोचो वी नीचे की तरफ क्रॉस बी, तो वी नीचे की तरफ है, वी क्रॉस बी थंब बता रहा है कि ये हायर पोटेंशियल पर आएगा जिसको प्लस से कह दिया, और ये लोअर पोटेंशियल पर आएगा जिसको हमने निगेटिव से कह दिया। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर रिक्वायरमेंट है तो इसको एज ए बैटरी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो रॉड का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लगा दिया, बैटरी कन्वर्ट करने में इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल डाल देंगे, इस तरफ नेगेटिव टर्मिनल डाल देंगे। कितना ईएमएफ लिख दें, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, काफी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेरिवेशन पार्ट जो है वो हम लोग इसका इस तरह से नहीं अभी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ फार्मूला कैसे अप्लाई होगा इस चीज को, इस बात को अपन देखेंगे। तो अभी अप्लाई करेंगे इनको, जो भी इसमें यहाँ क्वेश्चंस हम लोग लेंगे, है ना। चलिए भाई अगले एक पार्ट पर चलते हैं इसके थ्योरी में, जो कि है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन कंजर्वेटिव होता है नेचर में, ठीक। और जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़कर आ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में उससे डिफरेंट होता है। इसकी फील्ड लाइंस सर्कुलर बनती हैं और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण प्रोड्यूस होता है। किसके कारण आता है भाई, ये आता है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी रीजन में टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो वहां पर हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का एक कॉन्सेप्ट लाते हैं, जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, उस थॉट से क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी हमारे आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्या कहती है इसकी डेफिनेशन, वो ये कहती है कि जो क्लोज इंटीग्रल ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डॉट डीएल, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कंजर्वेटिव फील्ड में क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जो है, एक तरीके से इसी में क्यू का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फोर्स हो गया, डीएल डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क डन जीरो हो गया। और क्लोज लूप में वर्क जीरो होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का, ये हम लोग जानते हैं। लेकिन ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं है, तो यहां ई डॉट डीएल जीरो नहीं होगा। तो ये क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जीरो होता है कहां पर, फॉर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में।
इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो कंजर्वेटिव होता है। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। लेकिन भैया यहां पर जो ई डिफाइन हुआ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पर डिफाइन हुआ जो ई वो है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। काम ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा ही कुछ कुछ अंदाजा लगाते हैं वैसे ही, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी वैसे ही लेते हैं, फोर्स भी वैसे ही लगाता है, लेकिन थोड़ा सा वैल्यू वाइज डिफरेंट है। और क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जो है, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जो है ये अब यहां पर 0 नहीं होता है। ये वैल्यू आती है कितनी, ये वैल्यू ईएमएफ के बराबर आती है, दैट इज माइनस ऑफ डी फाई बाय dt। मैक्सवेल इक्वेशन में भी ये इक्वेशन यूज होती है, ईएम वेव्स में हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डीएल जो है वो 0 नहीं होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये नेचर में कैसा होगा, ये नेचर में होगा नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव भी नहीं होगा, तभी क्लोज लूप में वर्क 0 नहीं आ रहा है, नॉन कंजर्वेटिव। बाकी ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चार्ज पे धक्का वक्का वैसे ही लगाता है, Q इंटू ई करके आप चार्ज निकाल सकते हैं, मगर जब आप E डॉट डी एल करेंगे तो वो E डॉट डी एल की वैल्यू जो है वो माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर आती है। ये इसकी हमारी डेफिनेशन में है। अब इसमें हमारे पास एक दो केसेस बन जाते हैं। दो केसेस कैसे कि लेट सपोज एक सिलेंड्रिकल रीजन है, एक सिलेंड्रिकल रीजन है, ठीक है, और ये सिलेंड्रिकल रीजन है हमारा किसी कैपिटल आर रेडियस का, और इस सिलेंड्रिकल रीजन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है जो कि टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो कोई वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड बी का अप्लाई हो रखा है जो कि फंक्शन है टाइम का। ये इससे घबराना नहीं है, ये बस बताना चाह रहे हैं कि बी जो है टाइम के साथ क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। तो इस एक रीजन में जो कि आर रीजन का एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना हुआ है, सिलेंड्रिकल इसलिए लिया हुआ है क्योंकि इसको सॉल्व करना थोड़ा इजी, और आपको भी कभी क्वेश्चन मिलेगा तो इसी तरह का सिलेंड्रिकल रीजन ही मिलेगा, है ना, वही है अपने सिलेबस में। तो हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हमें हेल्प करता है बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंस को सोच के चार्ज पे क्या फोर्स लगा, क्या काइनेटिक एनर्जी आई, इन सब चीजों को डील करने में। तो सिर्फ फ्लक्स चेंज से सर बात नहीं बन रही थी, डिराइव होकर वहीं से आया है, लेकिन अगर हम सीधे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा एक टर्म या क्या बोलते हैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं तो चीजों की कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी इजी हो जाती है। तो हम यहां दो जगह देखें कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कैसे। एक एग्जांपल के तौर पर मैं अगर ले भी लूं कि बी की वैल्यू बी नॉट टी है, मतलब टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इससे हम लोग डायरेक्शन और इस सब की बात भी समझ लेंगे, इसलिए मैंने एक फंक्शन ले लिया है। तो टाइम के साथ अगर भैया इसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का डेवलप होगा, जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके बाहर वाले रीजन में भी किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लें कि किसी अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का डेवलप होगा। तो यहां से किसी आर दूरी पर एक कोई पॉइंट है, तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, ठीक है, अंदर कितना डेवलप होगा। तो पहली बात तो यह है कि भैया अगर फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से डेवलप होगा कि अंदर की तरफ जो बढ़ते हुए फील्ड है उसका अपोज कर सके, जो लेंजेस लॉ में होता है। तो सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर रिंग्स फॉर्म बनेंगी बहुत सारी यहां पर,
इस तरह की रिंग्स बनेंगी, आप समझ लीजिए इस तरह के फील्ड बनेंगे अलग अलग दूरी पर, इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे और इस पूरे रीजन में बनेंगे इस तरह से। अंदर भी बनेंगे और बेटा बाहर भी बनेंगे। और कैसी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से? सर्कुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो अगर फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो उस बढ़ते हुए फील्ड का अपोज करने के लिए हमें यह देखना है कि अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो ये बाहर की तरफ होगा। लेकिन मैं बाहर की तरफ इस कारण नहीं लगा रहा हूं कि अंदर की तरफ था तो बाहर लगा दिया, नहीं, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। कैसे पता चल रहा है? टाइम के साथ ही बढ़ रहा है। अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसका अपोज करने का मतलब है कि ये बाहर की तरफ बनाने की कोशिश करेगा। और राइट हैंड से ही पता चल जाता है कि अच्छा, इस घुमाव से पता चलेगा उंगलियों के कर्ल से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा ऐसा डेवलप होगा। इस केस में अंदर की तरफ कम हो रहा होता। देखिए मैं फिर बताता हूं आपको, हम लोग लेंजेस लॉ में, अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो एक बात तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि फील्ड अंदर की तरफ था तो बाहर लगा देते हैं, बाहर की तरफ था तो अंदर लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम ये देखते हैं कि किधर चीज बढ़ रही है, किधर घट रही है। अंदर की तरफ फील्ड बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ कर दिया, अंदर की तरफ फील्ड कम हो रहा होता, अंदर की तरफ कम हो रहा है तो अपोज करने के लिए अंदर की तरफ लगा देते। तो फिलहाल इसके केस में अंदर की तरफ बढ़ रहा है अंदर की तरफ, ये भी देखना है, बढ़ रहा है अंदर की तरफ तो बाहर की तरफ लगाएंगे। बाहर की तरफ लगाने से हमको एक लेंज लॉ से डायरेक्शन समझ में आती कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का सर्कुलर बनेगा और किसी पॉइंट पर टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहा होगा। तो आर दूरी पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग होगी। तो जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी। तो कितना आएगा? डेराइव नहीं कर रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं। तो ई की वैल्यू जो आती है अंदर, आप डेराइव कर सकते हैं इस फार्मूले से ही, यहीं से डेराइव हो जाता है। अंदर ई की वैल्यू मैं लिख दे रहा हूं, कितना है? R/2 dB/dt। डायरेक्शन हमें लेंज लॉ से पता चल जाती है। अंदर की तरफ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इस दिशा में और सर्कुलर है। और ये सारा ई डॉट डीएल कर देंगे तो इस पूरे पर कितना ईएमएफ बिल्ड हुआ है उतने रीजन में वो निकल कर आ जाएगा। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाएगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आप पोटेंशियल डिफरेंस और जो भी काम करने हैं वो कर सकते हैं। और ये भी हम लोग क्वेश्चंस में इसको लगाएंगे। 3-4 क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि ये टॉपिक कई बार क्या होता है कि थोड़ा डिफिकल्ट भी पड़ता है, कई बार स्किप भी हो जाता है क्लास में। तो अपन ने इस लेक्चर में इस टॉपिक को लिया है। और आउटसाइड कितना बनेगा? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना आएगा? तो इसका मतलब यह है कि अगर आपका ये रीजन है, इसको हम लोग और ये रीजन है कैपिटल आर रेडियस का, जिसमें हमारा मैग्नेटिक फील्ड था। इतने ही रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो यहां जो ये है इस पूरे रीजन में यहां मैग्नेटिक फील्ड था। तो पहले अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला और अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करेंगे बाहर, इससे किसी बाहर के पॉइंट पर। तो यहां से किसी स्मॉल आर दूरी पर क्या यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? हाँ जी, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बनेगा बाहर भी बनेगा, दोनों तरफ अलग अलग वैल्यू का आता है। आप उसी बेसिक ई डॉट डी एल माइनस डेल्टा फी बाय डी फाई बाई डी टी के फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फ्लक्स का चेंज बेसिकली देखना है बस। मैं फिलहाल डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं रिजल्ट लिख दे रहा हूं। आप आराम से उस फार्मूले से डिराइव कर सकते हैं। फ्लक्स का चेंज देखना है उतने रीजन में कितना हुआ, जैसे इस रीजन में कितना फ्लक्स का चेंज हुआ। तो यहां भी सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी? तो अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बाहर की तरफ लगाते हुए इस कर्ल से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से बनेगा।
तो किसी यहां पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर ये डायरेक्शन है तो इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंशियल इतना होगा, और कितनी वैल्यू का होगा किसी स्मॉल आर डिस्टेंस पर आउटसाइड में, तो ये ई की वैल्यू आती है आपकी आर स्क्वायर बाय 2r dB बाय dt। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल आर के होता है, मतलब कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेने से हमारे को बहुत सारे क्वेश्चंस में आसानी हो जाती है, जो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि आर दूरी पर यहां पर यहां पर यहां पर जो फील्ड की वैल्यू है वो वैल्यू सेम होगी, डायरेक्शंस लगातार चेंज हो रही हैं, और ये सारा का सारा ई और ये वाली डीएल लेंथ लेते हुए अगर ईडीएल 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 करें तो टोटल फ्लक्स में कितना चेंज आया है और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकलकर आ जाएगा, अगर उसको हम टोटल सम कर देते हैं तो, जो कि ईएमएफ के बराबर भी हो जाता है। और आप वैसे भी देखो तो फील्ड और लेंथ मिलकर पोटेंशियल डिफरेंस बनाते हैं, जो कि हमारा ईएमएफ भी होता है, और माइनस j5/dt बेसिकली ईएमएफ ही है। तो ये दो रिजल्ट्स हैं, इनको आप डिराइव कर सकते हो, हमने डिराइव नहीं किया है, लेकिन यहाँ दो बातें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो डायरेक्शन और एक इनसाइड देख रहे हैं या आउटसाइड देख रहे हैं। और अब इसके साथ में हम लोग कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं इस थ्योरी के ऊपर ही। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, देखें कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है थिन सर्कुलर रिंग ऑफ एरिया ए, एरिया ए है, बहुत अच्छी बात है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी गई है, नोट करने वाली बात है। A small cut is made in the ring and a galvanometer is connected across the end and total resistance circuit का R है। When the ring is suddenly squeezed to zero area, the charge flowing through the galvanometer, चार्ज कितना फ्लो होगा। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने बेटा ये कहा कि भैया यहां पे ना छोटा सा एक कट लगा दिया, देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ में यहां कट लगा के गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया इसने, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। और कह रहा है यहां यूनिफॉर्म फील्ड लगा हुआ था, अंदर बाहर किधर भी लगा दो, तो फ्लक्स जा रहा था और सडनली इसको स्क्वीज कर दिया, और कह रहा चार्ज फ्लो बताओ। तो हमने पढ़ लिया था अभी भैया कि चार्ज फ्लो जो डेल्टा क्यू था दैट इज डेल्टा फाई बाय आर, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो फ्लक्स में कितना चेंज होगा अगर आप ये देखो, तो अभी कितना फ्लक्स है, तो शुरुआती फ्लक्स है बी ए, फ्लक्स क्या होता था बी इंटू ए कॉस थीटा, थीटा बी और ए के बीच का एंगल है, तो बी अंदर की तरफ है, ए भी आप अंदर की तरफ मान सकते हो, तो पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी फ्लक्स हो सकता है, दोनों, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी फ्लक्स बी ए है, और बाद में जो है फ्लक्स हो गया कितना, अगर ये पूरा स्क्वीज हो गया तो फाइनल फ्लक्स हो गया कितना, 0। तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, अच्छा देखो यहाँ आंसर में प्लस माइनस तो लिखा नहीं है, तो हमारे को मेन डिफरेंस से मतलब है, तो डेल्टा फाई डिफरेंस कितना आ गया, फ्लक्स का चेंज अगर देखो तो वो बी ए के बराबर आ गया। तो क्या आंसर हो गया, सीधा सीधा अगर आप देखो बी ए बाय आर, आर क्या है इसका रेजिस्टेंस, तो करेक्ट आंसर है कोई हमारे पास, हाँ जी, फोर्थ ऑप्शन इज द सॉरी थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहां सिंपली इसने चार्ज फ्लो पूछा है, ना कि करंट। करंट पूछता तो टाइम पर डिपेंडेंसी रहती, चार्ज फ्लो है तो टाइम पर डिपेंडेंसी नहीं है, डायरेक्ट फार्मूला आके सॉल्व कर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, एक बार रीड करेंगे और देखें कि क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं, स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ वायर इज मूविंग विथ वेलोसिटी, एक वेक्टर दिया हुआ है वेलोसिटी का, एंड मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन, एक वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। फाइंड ईएमएफ इंड्यूस इन रॉड एट इंस्टेंट व्हेन, पॉइंट्स लिखा है, एंड पॉइंट्स कर दीजिए इसको, एंड पॉइंट्स ऑफ रॉड आर लोकेटेड बिटवीन 1,1,1 एंड 3,3,3।
क्वेश्चन देखकर लगता है कि यार क्या ही क्वेश्चन है। और देखो एक बात बताएं आपको, अगर आप ये सोचने में लग गए ना कि हम इसकी इमेज को सोच लें, कहाँ वी वेक्टर है, कहाँ बी वेक्टर है, कहाँ रॉड जा रहा है, क्या हो रहा है, आप इसकी इमेज को नहीं सोच सकते हैं। आप इस डायग्राम में क्या हो रहा है आप नहीं सोच पाएंगे, ना सोचना है। फिर क्या करना है सर? फिर ये करना है कि जो चीजें दी हुई हैं मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर दीजिए। हमको पता है ईएमएफ का फार्मूला क्या था, रोटेशन तो है नहीं, तो ईएमएफ आप सीधे कह सकते थे कि भैया वी क्रॉस बी और डॉट एल। सर एल वेक्टर कैसे बनाए? तो अगर रॉड का एक सिरा, आप सोचो कहीं पे भी बना दो, रॉड का एक सिरा, ऐसे रॉड है कहीं मान लो, रॉड का एक सिरा है 1,1,1 पर, ठीक है, ऊपर ऊपर 3,3 बना देते हैं। देखो ये बस ऐसी अपने एक एजम्पशन के लिए, अपने एक थॉट के लिए हम लोगों ने बना दिया, ठीक है, रॉड ऐसे रही होगी और एक है 1,1,1। तो एल वेक्टर ये हो सकता था सर, एल वेक्टर यही हो सकता था, ये भी हो सकता था, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे बनाए? एक सिरा यहां, एक सिरा यहां, इसको मान लो हम फाइनल, ये इनिशियल, तो कितना हो जाएगा? तो यहां से देखो तो 3-1, एल वेक्टर कैसे बन जाएगा? 3-1, तो 3-1 हुआ 2i कैप, 3-1 2j कैप, 3-1 2k कैप। अब तो क्या रह गया? पहले v क्रॉस b निकाल लो, v क्रॉस b निकाल लो और उसके बाद जो रिजल्ट आए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो एल के साथ में, जो प्रोडक्ट आए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लो एल के साथ में। तो भैया इसको आपने स्वयं सॉल्व करना है, ठीक। एल वेक्टर बना दिया है मैंने, वी क्रॉस बी आप करके मुझे टाइम स्टैंप डाल के इसका क्या आंसर आ रहा है मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में बताइए कि भैया इसका क्या आंसर आ रहा है, कमेंट में बता दो इसका क्या आंसर आ रहा है। यार आप क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट करना नहीं आता है तो फिर तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, नहीं आता है सीखिए, सीखने के बाद इसको अप्लाई कीजिए और मुझे क्या बताएंगे आप? आंसर, ठीक। चलिए बताना है भाई जरूर। चलो भाई कसम है तुमको। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे जरा क्या क्वेश्चन कह रहा है। बहुत आसान सीधा सीधा क्वेश्चन है। कह रहा है कि रॉड ए बी स्लाइड ऑन वी शेप्ड वायर विथ स्पीड v, ठीक है, और क्वेश्चन कह रहा है कि OA और OB की वैल्यू L है, दोनों लंबाई L है और ये 60 डिग्री बन रहा है तो ये भी 60-60 होंगे, मतलब इस रॉड की भी यहां से यहां तक की लंबाई L होगी। तो कह रहा है इंड्यूस ईएमएफ इन द रॉड। देखो बहुत सीधा क्वेश्चन है, डायग्राम देख के कंफ्यूज नहीं होना है। 1 मिनट का समय लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से निकाल कर मुझे बता दीजिए कि सर क्या आंसर आ रहा है। जल्दी से बताएंगे क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इस इंस्टेंट पर पूछा है तो इसी इंस्टेंट पर देखो भाई, क्या दुनिया भर की कहानी तुमने देखनी है। मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ लगा हुआ है? अंदर की तरफ। रॉड का यही फेस कट रहा है, वी इस तरफ है, वी क्रॉस बी किधर आ रहा है? देखो जरा, वी इधर। देखना यार, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना अगर नहीं आ रहा है तो पिछली 2 क्लासेस देखिए आप, दोनों क्लासेस में मैंने बताया क्रॉस प्रोडक्ट कैसे देखते हैं। और ये मैग्नेटिज्म में तो क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर है भाई मेरे, ठीक है। 90% समस्या तो तुम्हारी उसी दिन खत्म हो जाती जिस दिन तुमने क्रॉस प्रोडक्ट सीख लिया मैग्नेटिज्म में। वी इस तरफ, बी इस तरफ, अंदर की तरफ, वी क्रॉस बी, मतलब ये बनेगा हायर पोटेंशियल, ये बनेगा लोअर पोटेंशियल। और बी वी एल तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अरे सर हमको नहीं दिख रहा है परपेंडिकुलर कैसे? अरे भैया मेरे, बी अंदर की तरफ है, एल वेक्टर ये बना, वी इस तरफ गया, तो जरा देखो आपस में तीनों परपेंडिकुलर, तो तीनों परपेंडिकुलर तो सीधे सीधे ईएमएफ कितना हो गया भाई? हमें लेंथ ही तो चाहिए थी, यही तो काम था बस। ये लेंथ समझ में आ गया कि दोनों बराबर, ये 60 है तो ये भी 60-60 ही बन रहा होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। कितना आ गया? बी वी एल। मौखिक सवाल है, कहां पर है इसका आंसर? पहला ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर इफेक्टिव लेंथ का फंडा समझ गए हो ना तो क्वेश्चंस में कुछ दम बचता नहीं है। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार रीड करेंगे खुद से और ट्राई करने का कोशिश करेंगे कि क्या आप इसको ट्राई कर पा रहे हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कैसे कैसे सॉल्व होगा।
क्या कह रहा है साहब क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि वर्टिकल रिंग ऑफ रेडियस आर है, अच्छा बात है। यूनिफॉर्म वायर से बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस आर है, बहुत अच्छी बात है। ये फ्रिक्शनलेस और रेजिस्टेंस लेस वर्टिकल रेल्स, ये वर्टिकल रेल्स हैं जो फ्रिक्शनलेस है और इस पर ऐसे मूव कर रही है, और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड बी है, बहुत अच्छी बात है। और स्पीड कह रहा है इस समय v की स्पीड हो रखी है। तो PQ सेक्शन में करंट क्या है? करंट इन PQ सेक्शन, ये रहा PQ सेक्शन। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक इफेक्टिव सर्किट बना लीजिए। जैसे ही आप एक इफेक्टिव सर्किट फॉर्म में इसको बनाते हैं, ये सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम रह जाती है। सर कैसे बनाएंगे इसको सर्किट में? तो देखिए कहाँ से क्लोज सर्किट बन रहा है, यहां से तो कुछ क्लोज हो नहीं रहा है, तो यहां को में कोई करंट जाने का कोई सेंस नहीं है। करंट बिना क्लोज पाथ, क्लोज जब तक पाथ नहीं होगा करंट फ्लो नहीं कर सकती है। तो नीचे का कोई भी पाथ मुझे क्लोज नहीं दिख रहा है, तो नीचे वाले से मेरे को कोई मतलब नहीं है। तो इसका मतलब ये जो हिस्सा है इधर पे ही, इधर के ही को हमने इलेक्ट्रिकल फॉर्म में बनाना है। अब ये जो मोशन हो रहा है इस लोअर हाफ का, तो इस लोअर हाफ के लिए अगर आप इफेक्टिव लेंथ देखो तो इफेक्टिव फेसिंग लेंथ कितनी है? इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड को फेस कर रहा है वो ये लेंथ है। इस पार्ट का फेसिंग लेंथ, जो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को जो अंदर पड़ा हुआ है उसको फेस कर रहा है, वो ये लेंथ है। तो मेरा इंटरेस्ट इस लेंथ में है जो कि 2r के बराबर होगा। स्मॉल r ले लेते हैं क्योंकि कैपिटल R हमारा रेजिस्टेंस है। तो एक नीचे वाला हिस्सा कट हो रहा है और ऊपर वाला भी हिस्सा कट हो रहा है, तो दोनों ही कट हो रहे हैं, तो दोनों को लेके चलना है। अब सुनो, V नीचे की तरफ है, B अंदर की तरफ है, V क्रॉस B, मतलब इस वाले हिस्से में इधर पॉजिटिव बनेगा इधर निगेटिव बनेगा, सेम ऊपर वाले हिस्से में भी इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या समझ गए बात को? चलो भाई अब देखो कितना बड़ा, अगर मैं इसको ईएमएफ बनाता हूं तो कितना बना? अच्छा, पूरे सर्किल का रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, मतलब आधे वाले सर्किल पे पार्ट पर रेजिस्टेंस R/2 हो गया। तो मैं एक काम करता हूं, लोअर वाले पार्ट को बनाता हूं। तो मेरा ईएमएफ बना, उधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल उस तरफ रख दिया, कितना बना? BV/2R। BVL होता है ना, तीनों परपेंडिकुलर हो गए, B इधर है V इधर है, L ये बन गया, तीनों परपेंडिकुलर है, BVL हो गया सीधे सीधे। L लेंथ कितनी है? 2R के बराबर है। इफेक्टिव फेसिंग लेंथ देखनी होती है, फेसिंग लेंथ देख ली है। क्या क्लियर है भाई? नहीं? अब सुनो, BV/2R ये हो गया। आधे पार्ट का रेजिस्टेंस आप कितना है? R/2 है, बहुत अच्छी बात है। ऊपर वाला हिस्सा भी तो है, इसका भी बना देते हैं, यूं लगा हुआ है, उधर ही पॉजिटिव बनेगा, सेम फंडा। सर कितना वोल्टेज बना? सर BV/2R बना। अच्छा सर रेजिस्टेंस कितना हुआ? भैया R/2 रेजिस्टेंस हो गया। अरे बोलो भाई, कोई डाउट है क्या? अब ये वाला यहां से इससे जुड़ा हुआ है, ये वाला तार, इसको बना दे। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है इसने, तो इसका साहब कोई रेजिस्टेंस नहीं दिया है, तो ये सीधा यूं खींच दे, मगर करंट यही पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसको हम लोग इफेक्टिव एक टर्मिनल एक बैटरी बना सकते हैं? ये यही सेम बात कैसे लगाते हैं, हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट सॉल्व करने के बहुत बेहतरीन मेथड्स बताए हैं जिससे क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व होते हैं। देखिए जाके एक मेथड ये भी बताया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, क्योंकि बैटरी रेजिस्टेंस सेम है तो इसको जब मैं कन्वर्ट करूंगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी अब चालू हो गई यहां से, तो यहां कन्वर्ट करूंगा तो कितना आएगा? एक बैटरी आएगी कितने की भैया? ये आएगी BV/2R। सर ये कैसे आपने लिख दिया? अगर बैटरी रेजिस्टेंस सेम है तो इफेक्टिव बैटरी यही बन जाएगी, जो किसी भी एक बैटरी को ले लो। और रेजिस्टेंस कितना बन जाएगा? सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इफेक्ट आएगा, R/2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा कितना? R/4। सर ये कैसे पता चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? ये आप देख लो, मैंने भी पढ़ाया है। बाकी रिमेनिंग सर्किट ये आ गया। तो इसमें करंट कितनी आएगी साहब? यूं घूमेगी, आई करंट कितनी आ जाएगी? आई। सर्किट का टोटल ईएमएफ हो गया BV/2R अपॉन, ऊपर का कोई रेजिस्टेंस है नहीं, सिर्फ यही है, तो R/4। तो ये हमारा आ गया। यहां इसने n की वैल्यू पूछी है, तो BV/2R और फिर n पूछ रहा है, तो हमें इसी फॉर्म में बनाना है। तो हमने नीचे 2 लाना है, तो हमने 2 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दे। अरे भाई इक्वेशन थोड़ी छेड़ दोगे कि नीचे 2 लाना है तो बस 2 छोड़ दिया।
2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया ये, हमें रखना है बी वी आर बाई 2r, तो हमारे पास ये हो गया बी वी आर उतार लिया, 2r उतार लिया, और ये 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। तो बेसिकली अगर आप कंपेयर करा लो आप, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, n की ये वैल्यू आ गई, आंसर हो गया कितना, 16, आंसर हो गया 16। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व किया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोशनल ईएमएफ के ऊपर ही बेस्ड है, और आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। कह रहा है कि फिगर शोज एल शेप्ड रॉड रोटेटिंग अबाउट इट्स एंड ओ। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं इस सेशन में, और कहाँ गलतियां होती हैं उस पर भी बात करेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे। कह रहा है ओके अबाउट घूम रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब जैसे ही रोटेशन आ गया है तो आप समझ लो कि अब ईएमएफ बीवीएल नहीं लगेगा, चीज रोटेट हो रही है ना, वी हर जगह का अलग अलग होगा। तो अब ईएमएफ का जो फार्मूला चलेगा, वो ईएमएफ का फार्मूला चलेगा कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। और एल कहां से देखना होगा, एल फेसिंग लेंथ देखनी होगी रोटेशनल पॉइंट से। तो कह रहा है भैया ओ पॉइंट के अबाउट घूम रहा है, बी अंदर की तरफ पड़ा हुआ है, द पार्ट ओए ऑफ द रॉड इज नॉन कंडक्टिंग, ओए पार्ट नॉन कंडक्टिंग। अच्छा देखिए इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, छोटे छोटे हिस्से पर जो है वो ईएमएफ डेवलप होगा, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग होने से क्या है, फ्लो नहीं होगा चार्ज, लेकिन इंड्यूस तो करेगा ही। तो वाइल ए बी इज कंडक्टिंग, बहुत बढ़िया बात है। द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन ए एंड बी, अच्छा इसके बीच पूछ रहा है। मैंने बोला आपका अगर ये फार्मूला लगेगा जब चीज रोटेट कर रही हो, क्यों रोटेशन में लगता है, क्यों वी नहीं आया, क्योंकि वी हर रोटेशन में वाले केसेस में वी हर एक पॉइंट का अलग अलग हो जाता है, और यहां जो भी लेंथ रखना है, फेसिंग लेंथ रखना है रोटेशनल पॉइंट से। तो ए बी पे तो रोटेशनल पॉइंट से आ ही नहीं रहा है, तो फिर कैसे निकालें। तो तरीका ये है कि हम ओ से ए का निकाल लें, ओ से बी का निकाल लें, और फिर ए बी का निकाल लें। तो सर कैसे निकालेंगे, देखिए यूं घूमने का मतलब है वी किस तरफ है, देखो अगर आप मोटा मोटा तो वी इस तरफ है, वी नीचे की तरफ है और बी अंदर की तरफ है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि इधर वाला जो है ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर होगा। तो मैं अगर ओ ए के लिए कहूं तो हम कह सकते हैं पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल ऑफ ओ, जो पोटेंशियल डिफरेंस बना दैट इज ईएमएफ हाफ बी ओमेगा। और कितनी लंबाई है भैया, यहां रोटेशनल एक्सिस से देख रहे हैं, तो ये हो गया एल, एल स्क्वायर। अब मुझे इन दो पॉइंट्स का देखना है, तो यार मेरे को शेप एप से कोई लेना देना नहीं है, मेरे लिए एक तरीके से ये लेंथ हो गई जो फेसिंग लेंथ आ रही है घूमने वाली। और हायर पर कौन सा हो जाएगा, तो भैया वी क्रॉस बी वाला फंडा इसमें भी काम करेगा, यही वाला हायर पर होगा। तो बी वी बी माइनस वी ओ दैट इज हाफ बी ओमेगा। और क्या फेसिंग लेंथ है, तो ये एल है, ये एल है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये रूट 2 एल हो जाएगी। एल स्क्वायर करना है, दैट इज 2 एल स्क्वायर। और अब हमें चाहिए क्या था, क्या बोला इसने, इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन ए एंड बी। नो डाउट हमें दिख रहा है कि भैया बी पर पोटेंशियल ज्यादा है, ए पर पोटेंशियल कम है। तो वीबी माइनस वी ए, इसने क्वेश्चन ने तो कुछ कहा नहीं कि वी ए माइनस वीबी होता हो या वीबी माइनस वी ए होता हो, कुछ भी निकाल लो आप, वीबी माइनस वी ए निकालना है, इसमें से इसको घटा देना है, इसका मतलब तो घटा दीजिए, हाफ बी ओमेगा 2 एल स्क्वायर में से चला गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर बचा 2 - 1, 2 - 1 हो गया 1, हो गया हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। यहां तक तो जाना ही नहीं है, पहले ही दिख जाएगा कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है, मास m है, कंडक्टिंग वायर है, लेंथ l है, ग्रेविटी थ्रू एन एंगल 2 थीटा यहां पर मिस हो गया है, ये 2 थीटा नहीं है, ये है एंगल थीटा। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर द स्विंग, मतलब कि बी है अंदर की तरफ, और कह रहा है कि द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस्ड across the pendulum is। मोशनल ईएमएफ का ही सवाल है भाई, और आप ये देखो कि क्या लगेगा, बीवीएल लगेगा या हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा? आप ये देखो रोटेशन ही हो रहा है भाई। इस पूरे पेंडुलम के अक्रॉस पूछा है, हर एक पार्ट का वी अलग अलग है, तो आप बीवीएल के सेंस को जाके सोचोगे तो गड़बड़ कर दोगे। इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ईएमएफ कितना बनेगा इस पूरे के अक्रॉस? तो ये पूरे की लेंथ कितनी है साहब? ये पूरे की लेंथ है एल, तो ईएमएफ बनेगा कितना? ईएमएफ बनेगा हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, क्योंकि रोटेशन का केस है भाई। सर ओमेगा कैसे निकालें? तो ओमेगा के लिए आप क्या कर सकते हो, यहां वी निकाल सकते हो। सर वी कैसे निकाल सकते हैं? वी आप मैकेनिक्स लगा के आप निकाल सकते हो एनर्जी कंजर्वेशन से। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई है काइनेटिक एनर्जी में। सर कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी? तो ये एच है, एच के टर्म में आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो एच कैसे निकल सकता है? एच निकल सकता है, आप ये देखो ये वाली लंबाई कितनी होगी, अगर आप इस ट्रायंगल को देखोगे तो ये लंबाई होगी एल कॉस थीटा, तो एच हो गया कितना? टोटल एल है, एल माइनस एल कॉस थीटा। तो एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करेंगे कि एम जी एच जो है वही कन्वर्ट होकर नीचे बना है हाफ एम वी स्क्वायर, जो यहाँ वेलोसिटी आई। अगर यहाँ वेलोसिटी वी आ गई तो आप एक बात देखो ना, कितना हो गया? वी बराबर ओमेगा कितना आएगा? क्या ओमेगा इस इंस्टेंट पर बनेगा? इस इंस्टेंट पर क्या ओमेगा बनेगा? तो वी बराबर बनेगा एल लंबाई जो कि है कैपिटल एल इंटू ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी कितनी? वी बाय एल। वी की वैल्यू यहां से निकाल देते हैं, ठीक है? कितना हो गया? एम से एम कटा, वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई रूट ऑफ, सॉरी वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2gh, 2gh। बेटा h की वैल्यू कितनी होगी? 2gh। h की वैल्यू कितनी होगी? h की वैल्यू होगी सब l माइनस एल कॉस थीटा। बहुत बढ़िया बात है, l कॉमन ले लेते हैं, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा। एक आंख से इधर भी देख लिया थोड़ा सा, ओहो साइन थीटा बाई 2 पड़ा है, मतलब ये कन्वर्ट कर सकते हैं। सर ये कन्वर्ट कैसे हो सकता है? बड़ा फेमस सा फार्मूला है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूले से हम कह सकते हैं कॉस थीटा क्या बन जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये इधर गया तो 1 माइनस कॉस थीटा की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1 माइनस कॉस थीटा की जगह लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो एक काम करते हैं, यहां से ये उठा लेते हैं, ये कह देंगे कितना हो जाएगा 2gl, ये वी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 2gl, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह रख सकते हैं कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक, ये 2 से 2 काट मत देना। तो v की वैल्यू कितनी होगी बेटा? v की वैल्यू हो गई हमारे पास, v की वैल्यू देखें तो 2 2 4 हो गया, तो 2 बाहर ले लें, रूट ऑफ gl, और साइन स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा, तो हो जाएगा साइन थीटा बाय 2। कुछ नहीं रह गया भाई, v आ गया है, v आ गया है तो ओमेगा आ जाएगा v बाय एल। कितना हो गया ईएमएफ? डाल दो भाई, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा की जगह क्या आ गया? v बाय एल इंटू एल स्क्वायर। तो एक एल से एक एल कैंसिल आउट हो गया, हाफ बी, v कितना हो गया? 2 रूट ऑफ जी एल साइन थीटा बाय 2, और एक ये एल था तो एक एल और आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। कोई सा बन रहा है? कोई सा बन रहा है? बी एल रूट जी एल साइन थीटा बाय 2। अगर ध्यान से देखो तो ऑप्शन बी बन रहा है, यहाँ स्मॉल एल लिख दिया है, वो बाय मिस्टेक है ऑप्शन में, ये कैपिटल एल होना चाहिए था, ठीक है?
कैपिटल एल ही है, वो बाय एल स्मॉल एल गलती से लिख दिया। करेक्ट आंसर जो है कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बार खुद से रीड करें क्वेश्चन और देखें कि क्या आप इसको खुद सॉल्व कर पा रहे हैं। चाहे तो वीडियो 1 मिनट के लिए पॉज कर ले। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिंग है जो बनी हुई है इंसुलेटिंग मटेरियल से, बहुत अच्छी बात है, विदाउट स्लिपिंग रोल कर रही है। सेंटर ऑफ मास जो है, थोड़ा मैकेनिक्स लगी हुई है इसमें, वी नॉट वेलोसिटी से जा रही है। पूरी लेंथ रॉड की जो है वो 2r है और 2 सरकमफरेंस पर यहां फिक्स है। और कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड बिटवीन द एंड ऑफ वायर, इन दोनों के अक्रॉस कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक, तो देखिए जब भी इस तरह का सवाल आता है तो आपको ये ध्यान देना है कि यहां पर 2 तरह के मोशन है। रोलिंग में एक तो ट्रांसलेटरी मोशन है और साथ में एक रोटेशनल मोशन है जो आपस में कंबाइंड हुए हैं। 2 तरह के मोशन है, ट्रांसलेटरी और रोटेशनल। ट्रांसलेटरी सीधा सीधा जा रहा है और इस पॉइंट के अबाउट एक रोटेशनल भी है, उन दोनों को ही कंबाइन कर दोगे तो रोलिंग मोशन बन जाएगा। एक अप्रोच तो यह है कि आप ट्रांसलेटरी वेलोसिटी के लिए अलग सॉल्व कर लीजिए, रोटेशनल पार्ट के लिए अलग सॉल्व कर लीजिए और दोनों ईएमएफ का टोटल कंबाइन कर लीजिए डायरेक्शंस को देखते हुए। दूसरा उपाय क्या है, एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही तरीकों से रिजल्ट आपका सेम आएगा। अगर मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन की बात करूं तो प्योर रोलिंग के केस में पूरी की पूरी ये रॉड इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन में होगी। इस पॉइंट के अबाउट सिर्फ और सिर्फ प्योर रोटेशन पे होगी, जो कि इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरे मेथड से भी हम लोग अभी कर लेंगे। तो अगर ये इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। जिन्होंने इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है उनके लिए बात कर लें तो सेंटर ऑफ मास वी नॉट से जा रहा है, यहां से यहां इसकी दूरी r है, इसके अबाउट बॉडी प्योर रोटेशन में होगी इस इंस्टेंट पर, तो ओमेगा की वैल्यू होगी वी नॉट बाय आर। कैपिटल आर है शायद, कितने रेडियस दिया हुआ है, हाँ कैपिटल आर दिया हुआ है, तो ये कैपिटल आर है। ओमेगा हो गया वी नॉट बाय कैपिटल आर। और इसके अबाउट अगर प्योर रोटेशन है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो ये ईएमएफ सीधा सीधा कह सकते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। एल कितना हो गया, ये पूरी लेंथ, दैट इज 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी लेंथ 2r हो गई। तो हाफ बी ओमेगा की जगह डाल दिया हमने वी नॉट बाय आर और ये हो गया 4r स्क्वायर। तो यहां से ये आ गया हमारा 2b वी नॉट, एक r से r कैंसिल आउट हो गया r। तो करेक्ट आंसर हो गया 2b वी नॉट r, फर्स्ट ऑप्शन। दूसरा, अगर मैं इससे कहूं कि ट्रांसलेटरी और रोटेशनल को दोनों को कंबाइन करूं तो एक ट्रांसलेशन मोशन है इस रॉड का जो कि पूरी रॉड वी नॉट से जा रही है, और एक रोटेशनल मोशन है इस पॉइंट के अबाउट जो पूरी रॉड रोटेट कर रही है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट ही टोटल ईएमएफ देगा। तो अगर मैं इस फंडे से चलूं मेथड 2, तो इसके कारण, इस ट्रांसलेटरी के कारण V क्रॉस B ऊपर बनेगा पॉजिटिव, नीचे बनेगा निगेटिव। तो ईएमएफ कितना बना, बी वी नॉट, और टोटल लंबाई कितनी है 2r। और फिर रोटेशनल वाले पार्ट पे जाऊं तो रोटेशनल वाले पार्ट पे इसके अबाउट देखूंगा, तो इसके अबाउट अगर देखूंगा तो यहां का पोटेंशियल और यहां का पोटेंशियल सेम बनेगा। दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम बनेगा। तो दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम बनेगा तो इन दो पॉइंट्स पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो टोटल ईएमएफ में सिर्फ कंट्रीब्यूशन, अगर इन दो पॉइंट्स पर हम बात करें तो सिर्फ ट्रांसलेटरी पार्ट का ही होगा। तो सिर्फ यही एक रिजल्ट इसका बन जाएगा, या फिर आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन से भी देख सकते हैं। दोनों ही पार्ट में आंसर जो है वो क्या बनेगा, वो सेम बन जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और इसी से रिलेटेड ये एक दूसरा क्वेश्चन और है जिस पे आप आधे पार्ट पर ले लिया और क्वेश्चन पढ़िए एक बार और देखिए क्या आंसर आ सकता है। क्वेश्चन थोड़ा नीट के लेवल से ऊपर है, ठीक है, मगर ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता है, आ सकता है इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंडक्टिंग रॉड ए बी है जो अटैच्ड है इसके साथ में यहां पर, बहुत अच्छी बात है, और कह रहा है कि डिस्क प्योर रोलिंग कर रही है जिसकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो v है। नेट ईएमएफ डेवलप कितना होगा क्रॉस रॉड एज फंक्शन ऑफ टाइम। फंक्शन ऑफ टाइम क्या होगा इसके फॉर्म में बताना है। तो हमने कहा t बराबर 0 पर ये सिचुएशन है, किसी t टाइम पर क्या सिचुएशन होगी उसके लिए फंक्शन बनाना है कि ईएमएफ का इन दोनों पॉइंट्स के क्रॉस। तो मैंने कहा भाई t टाइम बाद ये घूम के थीटा एंगल कवर कर लिया होगा, और थीटा की वैल्यू जो है क्या होगी ओमेगा के टर्म में आप निकाल सकते हैं। तो थीटा की वैल्यू ओमेगा के टर्म में टी टाइम बाद कितनी हो जाएगी, तो ये ओमेगा टी लिखी जा सकती है बाय द डेफिनेशन, एंगुलर वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है थीटा बाई टी होता है, तो थीटा बराबर ओमेगा बाई टी हो गया। अब इसमें भी वही बात आ गई कि साहब एक तो इसका इस इंस्टेंट पर एक ट्रांसलेटरी मोशन होगा और एक रोटेशनल मोशन होगा, तो सेंटर ऑफ मास तो वी वेलोसिटी से जा रहा है इस पूरे अरेंजमेंट का, यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है। तो इसका मतलब ये वाली रॉड जब इस सिचुएशन में होगी तो इसका ट्रांसलेटरी पार्ट पूरा वी वेलोसिटी से जा रहा होगा, और ट्रांसलेटरी पार्ट अगर वी वेलोसिटी से जा रहा है और कितना एंगल बनाया है इसने, यहां से इसने बनाया है थीटा, तो फेसिंग लेंथ कितनी होगी, फेसिंग लेंथ हो गई ये वाली, तो वो कितनी हो जाएगी। तो अगर ये रेडियस इसने दिया हुआ है, रेडियस आर है, तो ये अगर आर है और ये थीटा है, तो जो फेसिंग लेंथ हो गई परपेंडिकुलर हो गया बेसिकली इस ट्रायंगल में, तो ये हो गया कितना आर साइन थीटा। और v क्रॉस b से अगर मैं देखूं तो b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b, v इधर b इधर, v क्रॉस b का मतलब ये हायर पोटेंशियल पर ये लोअर पोटेंशियल पर। तो ई ट्रांसलेटरी क्या बन जाएगा, ई ट्रांसलेटरी ट्रांसलेशन के कारण जो ट्रांसलेटरी मोशन के कारण आया वो कितना हो गया, दैट इज बी वी एल, बी वी एल कितना हो गया, एल की बात करूं तो ये हो गया आर साइन थीटा, और थीटा को अगर मैं कहूं तो ओमेगा टी हो गया, तो दैट इज बी वी आर साइन ओमेगा टी। और ओमेगा क्योंकि प्योर रोलिंग कर रहा है तो ओमेगा बराबर जो होगा वी बाय आर, तो यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं बी वी आर साइन ओमेगा की जगह आ गया v बाय आर इंटू टी। ये ई ट्रांसलेशन के कारण आया, और अगर हम देखें तो ये इफेक्टिवली ऐसा बन सकता था कि यहां पर ये हो गया पॉजिटिव क्योंकि ये हायर पर, और ये हो गया निगेटिव, ठीक, ये पॉइंट है ए, और इधर वाला सिरा बी, और ए कब बन रहा होगा रोटेशनल वाला, तो ई रोटेशनल का कितना आ जाएगा, तो वो देख लेते हैं। रोटेशनल का भी तो टर्म है ना, इस पॉइंट के अबाउट प्योर रोटेशन भी होगा, तो जब प्योर रोटेशन हो रहा है इस पार्ट का, उसी से तो कंबाइंड होकर रोलिंग बन रही होगी ना। तो ये ओमेगा से घूम रहा है तो कितना ईएमएफ बना, अच्छा ये ओमेगा से घूम रहा है तो उस सेंस में देखोगे अगर आप, तो वी का सेंस ये बनेगा और ये वी का सेंस बनेगा, तो वी क्रॉस ओमेगा मतलब ये वाला हायर ये वाला लोअर। तो बैटरी वाइज देखेंगे तो हम इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव ऐसे बन जाएगा, और इसी का टोटल ईएमएफ देखना है। तो अब देखो तो ई रोटेशनल वाले का कितना आ जाएगा वैल्यू वाइज, अगर मैं देख लूं तो वैल्यू वाइज आ जाएगा कितना, हाफ बी ओमेगा, और कितना लेंथ है ये, तो लेंथ हो गया आर, तो ये हो गया हाफ बी ओमेगा की जगह लिख सकते हैं वी बाय आर, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम हाफ बी वी आर। तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, तो नेट ईएमएफ देखोगे तो अपोजिट है, तो इसका मतलब दोनों का डिफरेंस हो रहा होगा, नहीं तो आप ए से बी इक्वेशन भी लिख दोगे तो भी आप निकाल लेंगे, कोई भी एक हायर होगा कोई भी एक लोअर होगा, ये तो अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन मान लीजिए ये है ई ट्रांसलेटरी और ये है ई रोटेशनल, तो
VA माइनस ई ट्रांसलेटरी, अगर मैं ए से बी इक्वेशन लिखूं, प्लस ई रोटेशनल इक्वल्स टू VB। तो बेसिकली VA माइनस VB बन कितना रहा है, जो पोटेंशियल डिफरेंस बन रहा है वो इन दोनों का डिफरेंस बन रहा है, दैट इज ई ट्रांसलेटरी माइनस ई रोटेशनल। तो इन दोनों का डिफरेंस बनना है, तो BVR दोनों से कॉमन आ सकता है। तो अगर आप देखो तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर इसी को फर्दर हम लोग सॉल्व कर लें इन दोनों का डिफरेंस, तो BVR कॉमन आ गया, पूरे से मैंने ले लिया, अंदर कितना बचा। अब इसमें से मैं देखूं ऑप्शन तो जीरो तो नहीं हो रहा है, तो कट गया, प्लस का भी नहीं आ रहा है, ये भी कट गया, ये भी नहीं बन रहा है, तो इसी तरह का बन रहा है, तो मतलब BVR/2 कॉमन ले लेते हैं। चलो इसी फॉर्म में बनाने के लिए BVR/2 कॉमन लिया, ठीक है। तो इसने देखे तो ई रोटेशनल से ई ट्रांसलेटरी माइनस किया है, वो आप किसी से भी माइनस कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम भी ई रोटेशनल माइनस ई ट्रांसलेटरी कर लें, क्योंकि एक बड़े से छोटा सब्ट्रैक्ट हो रहा होगा, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो BVR/2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 2 साइन V/R इंटू टी। क्या आ रहा है हमारा ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। बड़े में से छोटे को घटाया, क्योंकि हमको पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, तो हम किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो आपका अगर रिजल्ट माइनस में आ रहा है तो यहां पर आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, दो ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे कि प्लस में भी मिल रहा है माइनस में भी मिल रहा है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और देखते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ये बेस्ड प्रॉब्लम है, और कैसे निकाल सकते हैं इसको समझते हैं। तो कह रहा है कि एक सिलिंड्रिकल रीजन में इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, बाहर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये पूछ रहा है कि ये भी जो 2r डिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना ईएमएफ बनेगा, इसको कैलकुलेट करो, ठीक है। अब इसको देखो, कैलकुलेट करने के ना दो तीन मेथड हैं। एक तो हमें यहां पता है कि E का क्या है, वो इंटीग्रेट करके E.dl करके भी सॉल्व किया जा सकता है। दूसरा एक थोड़ा सिमेट्री को लेके सॉल्व किया जा सकता है, कैसे देखना। हमने कहा कि यार ये 2r अगर है, और मुझे ही पता है कि इसके कारण अगर फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सर्कुलर, इसी तरह से रिंग्स फॉर्म में इस तरह से बनेगा। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, इस तरह का रिंग फॉर्म में बनेगा, और ऐसे बहुत सारे बन रहे होंगे, है ना। इस तरह से अलग अलग कई सारे इस तरह से बन रहे होंगे। तो अगर आप एक चीज देखो कि जैसा इस हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है यहां पर, और किस तरफ आ रहा होगा, तो अगर फील्ड बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो ये अंदर की तरफ करने की कोशिश करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में आ रहे होंगे अलग अलग वैल्यूज के। यहां पे हर इस सर्किल पर हर जगह वैल्यू सेम होगी, यहां पर सेम होगी, अलग अलग डिस्टेंस पर सेम होगी, आउटसाइड वाली रिलेशन है। तो हम यहां ये देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरह की वैल्यू का, क्योंकि दूरी सेम है, इस पॉइंट पर होगा इस दिशा में। तो मैं एक काम ये कर सकता हूं कि मुझे ये समझ में आता है कि ठीक है, इसके इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज और इस रीजन में जो कट होने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, वो वैल्यूज अलग अलग हिस्सों पर सेम है। तो मैं अगर सिमेट्री को भी फॉलो करूं और मैं ये कहूं कि इसके कारण जो भी ईडीएल बन रहा होगा इस हिस्से पर, ईडीएल का जो भी टर्म बन रहा होगा, और इसके कारण जो ईडीएल का टर्म बन रहा होगा, वो वैल्यू वाइज कैलकुलेशन वाइज सेम सा ही आ रहा होगा। और अगर मैं एक सिमेट्री को फॉलो करता हुआ
एक काम ये करूं कि मैं यहां पर भी एक जो है वो एक इसी तरह का एक रॉड एज्यूम कर लूं, यहां पर भी सेम इसी तरह का एक रॉड एज्यूम कर लूं, सेम इसी तरह का, ठीक है, और सेम इसी तरह का यहां भी एक एज्यूम कर लूं, तो बिल्कुल देखोगे तो फील्ड की बिल्कुल क्या बन रही होगी, फील्ड की जो है बिल्कुल एक सिमेट्री फॉलो हो रही होगी। जो फील्ड लाइंस इस हिस्से पर जैसे कट कर रही हैं वैसी इसको भी कट कर रही होंगी, वैसी इसको भी कट कर रही होंगी, वैसी इसको भी कट कर रही होंगी। कहने का मतलब अगर इसका ई डॉट डी एल, इस पे ई डी एल सॉल्व होकर अगर ईएमएफ इतने हिस्से पर एक्स बना रहा है तो इस हिस्से पर भी कितना ईएमएफ बनेगा। अगर ये ईएमएफ एक्स बना रहा है तो इस हिस्से पर भी सिमेट्री से एक्स ही बनेगा, इस वाले हिस्से पर भी ईएमएफ कितना बनेगा, एक्स बनेगा, इस वाले हिस्से पर भी ईएमएफ एक्स बनेगा। मतलब इस पूरे जो एक स्क्वायर फॉर्म कर दिया मैंने, इस पूरे पर जो ईएमएफ बनेगा वो ईएमएफ कैसा बनेगा, तो इधर का एक्स 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 एक्स, अगर इस फ्लो को देखते हुए चले तो टोटल ईएमएफ जो बना, टोटल ईएमएफ उस पूरे स्क्वायर फ्रेम पर कितना बना, 4x का बना। और ये ईएमएफ बराबर होगा किसके, डी फाई बाई डी टी के। यही ईएमएफ बराबर होगा डी फाई बाई डी टी के। माइनस साइन डायरेक्शन को दिखा रहा होता उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। डी फाई बाई डी टी का मतलब कि कितने फ्लक्स में चेंज आया, तो फ्लक्स में तो इतने में ही चेंज आ रहा है ना, इतने आर रीजन में ही तो चेंज आ रहा है, तो कितना लिख देंगे, डी बाई डी टी ऑफ फाई का मतलब हो गया बी इंटू ए, ठीक है। एरिया कितना लिखे, तो इतने एरिया में ही तो फ्लक्स चेंज हो रहा है भाई, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, इनमें तो कोई फ्लक्स चेंज हो नहीं रहा, तो इस सर्कुलर पार्ट का ही जो सिलेंड्रिकल रीजन वाला है यही एरिया रखेंगे तो कितना हो गया, तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर डी बी बाय डी टी, पाई आर स्क्वायर डी बी कितना हो गया, डी बी बाई डी टी की देखें तो बी है अल्फा टी, इसका मतलब ये डिफ्रेंशिएट होगा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी ऑफ डी टी ऑफ बी की जगह आ गया अल्फा टी, तो टी का टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 हो गया, अल्फा कांस्टेंट है बाहर आ गया, अल्फा पाई आर स्क्वायर, ये हमारी 4x की वैल्यू आ गई। तो भैया एक पार्ट पर ईएमएफ, इस रॉड पर ईएमएफ कितना है, अगर x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा पाई आर स्क्वायर बाय, तो अल्फा पाई आर स्क्वायर बाय 4 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह से सिमेट्री को यूज करते हुए, सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए ईएमएफ निकाल सकते हैं। फिर से समझा देता हूं क्या किया मैंने, कहा यार जो भी यहाँ पर ईडीएल सॉल्व हो रहा होगा, अब देखो यहाँ ईडीएल सॉल्व करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता है, यहाँ एक लेंथ का कंपोनेंट लेना पड़ता, तो मैं कहता इसके ऊपर पूरा जो भी ईडीएल आया है उतना ही ईडीएल इस पर भी आएगा, उतनी ईडीएल इस पर भी आएगा, उतनी ईडीएल इस पर भी आएगा। और सारे फ्लो को देखता चाहूं तो हर बार जो धक्का है फोर्स का वो इस तरफ है चार्जेस के ऊपर, तो ईडीएल 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 जिसकी वैल्यू एक्स 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 ईएमएफ बनेगा, तो टोटल 4x का ईएमएफ बना इस पूरे स्क्वायर फ्रेम पर, और वो यहां पर होने वाले रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के बराबर होगा जो इतने सिलेंड्रिकल पार्ट में हो रहा है। तो एक हिस्से पर कितना आ रहा होगा तो हमने निकाल दिया। आई होप कि आपको अंदाजा लग गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में पहले हुआ करता था। इसका मतलब यह है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि इस साल भी हम लोगों ने देखा कि जो अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हटा दिए गए थे, उन क्वेश्चंस पे 2 क्वेश्चन जो है ऐसे लास्ट ईयर एग्जाम में पूछ लिए। ये क्वेश्चन भी पहले एनसीईआरटी में हुआ करता था, बाद में हटा दिया गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इसी तरह का क्वेश्चन है। और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द रिम ऑफ व्हील एंड रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म लीनियर डेंसिटी लैम्डा, ठीक है। एक व्हील है, यहां मैं डायग्राम बना देता हूं, एक यहां पर व्हील है ये इस तरह का, और जिसके ऊपर जो है
इस तरह का एक व्हील है, ठीक है। हाँ, तो इस तरह का एक कोई व्हील है और उसके ऊपर लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है, इस व्हील पर इसने बोल दी है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो इस तरह से इसके ऊपर चार्ज है और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। और कह रहा है कि इस व्हील के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन लाई करता है, सिलिंड्रिकल, ठीक है। इसके बीच में एक सिलिंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड का रीजन लाई करता है और जो व्हील का रेडियस है वो व्हील का मास है m, व्हील का मास पूरे का है m, बहुत अच्छी बात है। और व्हील का जो रेडियस है वो व्हील का रेडियस दे दिया है इसने कितना, कैपिटल R। व्हील की चार्ज डेंसिटी लैम्डा है एंड फ्री टू रोटेट है अबाउट वर्टिकल एक्सिस, इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर सकता है, जो व्हील है ये रोटेट कर सकता है एज शोन। ये डायग्राम आपके लिए मैंने बना दिया। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ओवर अ सिलेंड्रिकल रीजन, और जो इसका फील्ड का जो रीजन है ये रेडियस a में है। और यहां दो कंडीशन इस तरह से लिख दी हैं कि r मतलब कोई वेरिएबल r बना दिया है जो लेस देन a है, उसमें तो फील्ड लाई कर रहा है, और r ग्रेटर देन a में फील्ड लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी रीजन r कोई वेरिएबल रेडियस हो गया जो a से बड़ा है, मतलब ये वाला क्षेत्र, यहां कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वो ये लिखा हुआ है। कई बार ना डायरेक्ट नहीं बोलता है वो, इस तरह से हमें देखना पड़ता है जो डेटा दिया हुआ। और कह रहा आर की वैल्यू, मतलब आर कोई वेरिएबल डिस्टेंस है जो कि ए से छोटी है। ए से छोटी का मतलब इस सेंटर के अंदर ही, मतलब इस वाले सेंटर से ए से छोटी, मतलब इस सर्किल के अंदर रहा होगा। तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है माइनस बी नॉट के, मतलब कहीं अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पड़ा हुआ है। यहाँ पे इस रीजन में ही है खाली। और कितनी वैल्यू का है, तो बी नॉट वैल्यू का है। बी नॉट वैल्यू का मैग्नेटिक फील्ड है, माइनस साइन डायरेक्शन दिखाने के लिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द व्हील इफ फील्ड इज सडनली स्विच्ड ऑफ। सवाल ये उठता है कि भैया ऐसा होगा क्यों, फील्ड के स्विच ऑफ होने से ये घूमने क्यों लगेगा, घूमेगा तभी एंगुलर वेलोसिटी आएगी। और सवाल ये उठता है घूमेगा क्यों, क्योंकि जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी तब तक हम क्वेश्चन को सोच नहीं पाएंगे। फील्ड हटते ही होगा क्या, फील्ड हटते ही मतलब कि फील्ड में चेंज आया एकदम से, बी से सीधा 0, फील्ड में चेंज आया मतलब कि क्या हुआ, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ डेवलप होगा, अगर अंदर की तरफ आप समझ के चलो यूं व्हील पड़ा हुआ था और इस बीच के रीजन में जो है वो फील्ड लगा हुआ था अंदर की तरफ, और अंदर की तरफ फील्ड एकदम से खत्म हो गया, तो अंदर की तरफ फील्ड बनाने के चक्कर में किस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां डेवलप होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के पास चार्ज है, यहां पर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, इस चार्ज के कारण, इस फील्ड के कारण चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगा Q इंटू ई वाला, और उस फोर्स के कारण इस पर धक्का आएगा, और इसके हर एक हिस्से पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, और हर एक हिस्से पर जो चार्ज मौजूद है वो इस पर धक्का लगाएगा, वो फोर्स लगाएगा, उस फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट इस पर टॉर्क डेवलप होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और वो टॉर्क के कारण, टॉर्क आ गया तो घूमना शुरू कर देगा, घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगा। तो कुल मिला के मोटा मोटा हमें निकालना गया है, हम ये निकाल लें कि कितना टॉर्क आएगा। जो टॉर्क होगा, भाई टॉर्क होता क्या है, टॉर्क की बेसिक डेफिनेशन ये कहती है कि
एंगुलर मोमेंटम में जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ होता है वो टॉर्क होता है। जैसे F बराबर dp बाई dt होता था, वैसे ही टाउ बराबर आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, दैट इज dl बाई dt। तो कुल मिला के हमें किसी तरह से टॉर्क निकाल लेना है और टॉर्क में को इसके इक्वल करके और इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। टॉर्क कैसे आएगा? टॉर्क यहां पर मौजूद जो भी dq चार्ज है, इस dq चार्ज के पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फोर्स लगाएगा और ये dq चार्ज यहां से r दूरी पर है, तो टॉर्क बनेगा कितना? तो जो फोर्स आया वो फोर्स कितना आया? तो अगर आप उस फोर्स को देखो तो कितना फोर्स आएगा? तो फोर्स कितना आ जाएगा? फोर्स आ जाएगा फोर्स ऑन स्मॉल पार्ट, स्मॉल dq, दैट इज dq इंटू ई, और ई इंड्यूस्ड आएगा तो ई इंड्यूस्ड कितना होगा? ई इंड्यूस्ड की वैल्यू बाहर है फील्ड, तो ई इंड्यूस्ड हम लोगों ने डायरेक्ट आपको फार्मूला बताया था कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस दैट इज कैपिटल आर, तो ई इंड्यूस्ड मैं अलग लिख देता हूं। ई इंड्यूस्ड कितना बनेगा? दैट इज कैपिटल आर स्क्वायर बाय 2 स्मॉल आर, सॉरी गलत कर दिया, आर का मतलब, कैपिटल आर का मतलब हुआ यहां पर कि जिस रीजन में फील्ड लगा हुआ था वो यहां पर ए है, तो ए स्क्वायर बाय 2, कितनी दूरी पर बात कर रहे हैं? दैट इज कैपिटल आर, तो कैपिटल आर। इस फार्मूले को आप देखें तो कंफ्यूज मत होइएगा फार्मूले की वैल्यू से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखो तो आर वो रीजन था जिसमें फील्ड लगा हुआ था, जो कि यहां पर ए है, और कितनी दूरी पर निकाल रहे हैं? स्मॉल आर, जो कि वहां कैपिटल आर है। तो कंफ्यूज मत होइएगा फार्मूले में। तो हमने कहा कि भाई ए स्क्वायर, ए रीजन तक में फील्ड लगा हुआ था और आर दूरी पर निकाल रहे हैं, तो ये ई इंड्यूस हो गया। तो फोर्स कितना आ गया? फोर्स आ गया डी क्यू इंटू ई इंड्यूस, दैट इज ए स्क्वायर बाय 2r। तो टोटल फोर्स कितना बन जाएगा? और यहां पर एक टर्म और आ गया dv बाय dt। तो अब अगर आप देखो तो ये एक छोटे हिस्से पर फोर्स आया, ऐसे ये सारे फोर्स लग रहे होंगे ना, इस हिस्से पर भी फोर्स लग रहा होगा, तो हर हिस्से पर फोर्स लग रहा होगा, तो नेट फोर्स क्या डेवलप हो रहा होगा? नेट फोर्स जो डेवलप हो रहा होगा वो नेट फोर्स कितना डेवलप हो रहा होगा? हर हिस्से पर फोर्स लगा रहा होगा, तो नेट फोर्स कितना लग रहा होगा? तो वो जो भी टोटल चार्ज बना, ठीक है, हर छोटे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तो टोटल चार्ज कितना बन गया? टोटल चार्ज बन गया होगा लैम्डा, यही डी क्यू का टोटल सम लिख दे रहे हैं, लैम्डा इंटू 2 पाई, जो भी इसकी लेंथ है, जो कि 2 पाई कैपिटल आर, ये टोटल चार्ज बन गया। नेट फोर्स यही आ गया, ए स्क्वायर बाय 2r dB बाय dt। अभी इसको ये वाला टर्म ऐसे ही चलने देते हैं, r से r कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से रिजल्ट आ गया लैम्डा, 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो इट विल बिकम लैम्डा पाई ए स्क्वायर, लैम्डा पाई ए स्क्वायर dB अपॉन dt। इस नेट फोर्स के कारण जो टॉर्क बनेगा वो कितना बनेगा? तो यहां से r दूरी पर है, तो टॉर्क कितना बना? तो टॉर्क जो आ गया, दैट टॉर्क विल बिकम फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज r। तो ये f कितना था? f आया हमारा लैम्डा पाई ए स्क्वायर, लैम्डा पाई ए स्क्वायर dB बाय dt। एक बार चेक कर लेते हैं, लैम्डा पाई ए स्क्वायर dB बाई dt, बहुत बढ़िया बात है, इनटू ये r, और यही नेट टॉर्क जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगा। इस फॉर्म में ले जाने से फायदा ये हो गया कि जो मेरे पास ये dt एक्स्ट्रा था, ये dt हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया? दैट विल बिकम लैम्डा पाई ए स्क्वायर dB r, dl की जगह क्या हो जाएगा? l होता है आई ओमेगा, दैट विल बिकम आई डी ओमेगा, क्योंकि ओमेगा में ही चेंज हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका? रिम का कितना हो जाएगा? रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पड़ जाएगा। तो मास अगर देख लेते हैं, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है, तो मास कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया एम आर स्क्वायर, और ये हो गया डी ओमेगा,
और ये हो गया लैम्डा पाई ए स्क्वायर आर डीबी। यहां से अब आप निकाल सकते हो, इंटीग्रेट कर दोगे दोनों सिरों पर, तो डीबी चेंज होकर कितना चेंज हुआ है, बी से हो गया 0, तो चेंज होकर कितना आया, माइनस साइन, बस डायरेक्शन का सेंस है, निग्लेक्ट करते हैं उसको। पाई ए स्क्वायर आर डीबी डेल्टा बी बेसिकली हुआ इंटीग्रेट होने के बाद, और कितना चेंज हुआ, तो बी से 0, दैट विल बिकम बी। बी दिया था या बी नॉट दिया था, देख लेते हैं। बी नॉट दिया था, दैट विल बिकम बी नॉट बराबर ओमेगा 0 से ओमेगा हो गया होगा, जो हमें निकालना है, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहां से देखो तो एक आर से एक आर कैंसिल आउट हो गया, ओमेगा कितना हो जाएगा, इट विल बिकम लैम्डा पाई ए स्क्वायर बी नॉट बाय, तो ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। आई होप आप समझ पाए होंगे, थोड़ा मैकेनिक्स की चीजें लगी हुई हैं, है ना, लेकिन बहुत बेसिक डेफिनेशंस का ही यूज करके हमने किया है। और मेरा एम क्या था इसको भी समझना, इस तरह के जहां पर क्वेश्चंस आते हैं ना कि एकदम से सडनली स्विच ऑफ हो गया, तो उस तरह के क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि तुम्हारा एक एक्सप्रेशन डीवी बाई डी का बनेगा और बी डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि बी डिफरेंशिएशन का वो टर्म देता नहीं है। जब स्विच ऑफ एकदम से करेगा तो डिफरेंशिएशन का टर्म देगा नहीं। तो तुम्हें दिमाग में ये लेके चलना है कि किसी तरह से ऐसे एक्सप्रेशंस बनाने हैं जिसमें dt जो है वो क्या हो जाए, आपका कैंसिल आउट। तो जैसे ही वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा आ जाएगा जो इंटीग्रेट होकर आराम से सॉल्व हो पा रहा होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस तरह का क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल हुआ करता था ये, तो इस तरह के सडनली स्विच ऑफ वाले क्वेश्चंस पूछे जा सकते एग्जाम में। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इसी तरह का, सडनली स्विच ऑफ का ही क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी ट्राई करते हैं। आप देखो अब इसको ट्राई करके कि क्या आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, और मुझे बताइएगा कि आप ये क्वेश्चन को टाइम स्टैम्प डाल के कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए या नहीं, ठीक है। आइडिया वाला से लीजिए और देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। तो अपन देखेंगे इसको सॉल्व करने के हिसाब से। क्वेश्चन आई होप आपने पढ़ लिया होगा, फिर भी मैं पढ़ देता हूं। यहां क्वेश्चन ये कह रहा है कि यार एक चार्ज क्यू था यहां पर, और एक मैग्नेटिक फील्ड में रीजन में था बी नॉट, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और पॉइंट पी जो है वो कितनी डिस्टेंस पर है, पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस कैपिटल आर, ये यहां से यहां तक की दूरी आर दी हुई है। फाइंड द स्पीड ऑफ चार्ज पूछ रहा है कितनी होगी अगर मैग्नेटिक फील्ड सडनली ऑफ हो जाए। फिर से वही बात आई, मोटा मोटा आइडिया यही है कि डीबी बाई डी का टर्म आएगा क्योंकि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आने का मतलब है कि फोर्स निकाल पाएंगे वहां से Q इंटू ई करके, तो फोर्स आ गया और V चाह रहा है, तो समाओ क्या करें, फोर्स लिख लें, फोर्स एम ए बनेगा, ए को डीवी बाई डी लिख लें, तो जो मेरा dt वाला टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, डीवी इंटीग्रेट होकर V बन जाएगा, वही चेंज एक तरीके से डीवी डेल्टा बी V बन गया और V वहां से निकल आएगा। तो मोटा मोटा आई थिंक स्क्रिप्ट आपके समझ में आ गई होगी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ आएगा, फील्ड अंदर की तरफ था और सडनली अंदर की तरफ कम हो गया, खत्म हो गया अंदर से, तो अंदर की तरफ खत्म होने का मतलब अंदर की तरफ लगाने की कोशिश करेगा, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह का बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा जो इंड्यूस वाला है। अंदर कितना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग पढ़ चुके हैं, r/2 जितनी दूरी पर है, देखिए r है, r/2 dB बाय dt, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना आएगा, फोर्स आएगा Q इंटू ई, Q हो गया, E की जगह आ गया कितना, r/2 dB बाई dt। अब यार B का वेरिएशन तो दिया नहीं है कि हम डिफरेंशिएट करके निकाल देते, तो मेरे को ऐसा कुछ करना है कि dB खाली इंटीग्रेट हो, और dB का मतलब डेल्टा B, मतलब चेंज हो गया, चेंज कितना हुआ B नॉट से 0, तो चेंज हुआ सिर्फ B नॉट, तो dt हटेगा। dt कैसे हटेगा, F को रख देते हैं m इंटू ए, ठीक बात है। अब कुछ ऐसा सोचो कि ए dt हट जाए, तो a को क्या लिख लो, अगर a को तुम लिखोगे dv ओवर dt, तो dt की हो गई नमस्ते। अब ये पार्ट इंटीग्रेट हो गया, तो यहाँ q r/2 तो बाहर ले लिया, dB का चेंज जो कि बन गया b नॉट ही दिया है ना, हाँ, बराबर m, dV का चेंज शुरू में 0 था, बाद में v हो गया, चेंज कितने का हुआ v, यही v पूछ रहा है, तो क्या आ गया, v की वैल्यू आ गई QR/B0 बाय 2m। है कोई सा ऑप्शन,
ऑप्शन में यहाँ बी नॉट नहीं दिया हुआ है, बी नॉट लिख लीजिए। कौन सा आंसर आ जा रहा है भाई? क्यू बी आर, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कंडक्टर ऑफ मास m लेंथ l इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, एक ये रॉड है जिसकी लेंथ l है, जिसका मास m है, और कह रहा है कि फील्ड यहां लगा हुआ है अंदर की तरफ B का, और कह रहा है कि कुछ चार्ज इसमें फ्लो करता है। ठीक है, और इस चार्ज के फ्लो करने के कारण ये h हाइट तक जंप करता है। चार्ज फ्लो किया, इसका मतलब करंट फ्लो करी होगी, करंट फ्लो करी होगी तो इसके पास वेलोसिटी आई होगी। वेलोसिटी क्यों आया होगा? क्योंकि फोर्स आया होगा। तो अगर फोर्स के टर्म से सोचो तो कितना फोर्स आ जाएगा? ये इंड्यूस का तो कोई इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, सिंपल मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का सवाल हो जाएगा। तो आप सॉल्व करके देख सकते हैं भाई, फोर्स कितना आ जाएगा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी देख सकते हैं। एफ बी आई, बी अंदर की तरफ है, आई इस तरफ फ्लो हुआ तो फोर्स इस तरफ लगेगा। कितना फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स जो आ जाएगा दैट विल बिकम आई बी एल साइन थीटा, थीटा 90 है। और यही मैग्नेटिक फोर्स जो है आपका, जो इस पे नेट फोर्स जो है आई बी एल का आ गया, और हमें निकालना है कि भाई यही एम ए के बराबर होगा नेट फोर्स जो आया इस पे। तो आई का मतलब हो गया डी क्यू बाई डी टी, जिस रेट से चार्ज फ्लो किया होगा। बी एल एम ए की जगह लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, फिर से मेरा डी टी कैंसिल आउट हो गया। नेट चार्ज अगर क्यू फ्लो किया है तो क्यू इंटीग्रेट हो गया दोनों तरफ से, नेट चार्ज क्यू फ्लो हुआ, क्यू बी एल बराबर हो गया एम जो भी वेलोसिटी में चेंज आया वी। और वी कितना होगा? अगर ये एच हाइट तक गया है इसका मतलब जो वी आया होगा वो √2 GH के बराबर होगा। आइडिया फंडा उसी तरह का है। तो यहां से स्मॉल एच दिया है, स्मॉल एच ले लेते, तो यहां से देख लेते हैं क्यू बी एल जो है वो बराबर हो गया m √2 GH के। आई थिंक टोटल चार्ज फ्लो पूछा था, तो इट विल बिकम m बाई बी एल √2 GH। कोई ऑप्शन बन रहा है? m बाई बी एल √2 GH, बिल्कुल ठीक बात है। थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको ऐप पर भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वहां से भी आप इनके और क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी इसके सेकेंड पार्ट या सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।